Hello everyone, welcome to our this lecture on GST. We'll begin with a quick recap of the terms we had discussed yesterday. One term was remaining, we will discuss that today and look into the benefits and challenges of GST. So सबसे पहले quick revision. Yesterday we had seen the terms like GST network जो कि एक IT infrastructure है maintained by the same named company. GST network which is a currently a non-governmental company फॉर नॉन प्रॉफिट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इसका काम है पूरे जीएसटी नेटवर्क के लिए आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करना, प्लेटफॉर्म और जो बैकएंड की प्रोसेसिंग है वो सारी। दिस इज़ डन बाय जीएसटी नेटवर्क। करंटली गवर्नमेंट इज़ 49% शेयर होल्डर। कैबिनेट हैज़ टेकन द डिसीजन कि ये शेयर होल्डिंग बढ़ाकर 100% करी जाएगी। जो करंटली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसके शेयर होल्डर्स हैं उनसे शेयर खरीद कर सरकार खुद के पास इसे लेने जाने वाली है। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। देन वी लुक्ड इनटू द कंसेप्ट ऑफ ई वे बिल कि 50,000 से कीमत की अधिक की वस्तुओं का अगर ट्रांसपोर्टेशन होना है 10 किलोमीटर से अधिक के दायरे में, चाहे वो एक स्टेट के अंदर ही होना है, दैट इज़ इंट्रा स्टेट होना है, या फिर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होना है, दैट इज़ इंटर स्टेट होना है, देयर इज़ अ नेसेसिटी कि जो भी ट्रांसपोर्टर है उसके पास ई वे बिल मौजूद हो। ई वे बिल वो डॉक्यूमेंट है जो पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है कि इस गुड्स का सप्लायर कौन है, उसका जीएसटी नंबर, इस गुड्स का रिसीवर कौन है, उसका जीएसटी नंबर, और ट्रांसपोर्टर का आइडेंटिफिकेशन। इसमें कितने अमाउंट वर्थ के गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो मैंशनड। जब इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को भी ट्रैक करा जाता है तो उससे जीएसटी की चोरी होने की संभावना कम हो जाती है। चूँकि इलेक्ट्रॉनिकली ये जनरेट होता है, आप सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पर इसे खुद सत्यापित करते हैं चीज़ों को। इस कारणवश जो ब्यूरोक्रेसी है, जो लाल फीताशाही है, जो किसी से अप्रूवल लेने की प्रक्रिया है, वो कम हो जाती है और उम्मीद है कि जो ट्रक्स का मूवमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो तेज़ी से हो पाएगा। तीसरी टर्म हमने देखी थी रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। आमतौर पर जीएसटी में जो चार्ज लगता है, जो जीएसटी लेवी होता है, वो जाता है सर्विस रिसीवर की जेब से, लेकिन उसे जमा करने की जिम्मेदारी होती है सर्विस प्रोवाइडर की। रिवर्स चार्ज में ये पूरी चीज़ रिवर्स हो जाती है कि जो सर्विस रिसीवर है उसी की जिम्मेदारी होगी कि वो जीएसटी जमा कराए जीएसटी ऑफिस में। हमने इसका एक एग्जांपल लिया था ओला कैब्स के थ्रू कि ओला कैब्स इज़ अ सर्विस रिसीवर फ्रॉम द वेरियस ड्राइवर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। चूँकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ड्राइवर्स हैं, शायद उनके पास इतनी क्षमता नहीं है, इतना टाइम और पैसा भी नहीं है कि वो अपना इंडिविजुअल जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएं, ओला का जो पेमेंट है उससे जीएसटी लें और फिर जीएसटी ऑफिस में जमा कराएं। बेटर तरीका है कि यहाँ पर आप रिवर्स चार्ज लगा दीजिए कि ओला जो कि सर्विस रिसीव कर रहा है इन ड्राइवर्स की, उसी की जिम्मेदारी होगी टू डिपॉजिट द जीएसटी विद द जीएसटी ऑफिस फॉर द पेमेंट इन टर्न ऑफ सर्विसेज इट इज़ टेकिंग फ्रॉम ड्राइवर्स। और एक लास्ट टर्म या लास्ट कंसेप्ट हमने देखा था डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जीएसटी काउंसिल ने जो निर्णय लिया है वो यह है कि 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर जिन जिन बिजनेसेस का है, ऐसे 90% संस्थानों को, सच 90% इंस्टीट्यूशंस वुड बी टेकन केयर बाय स्टेट जीएसटी ऑफिसर्स और स्टेट जीएसटी ऑफिस। बचे हुए 10% वुड बी टेकन केयर बाय सेंट्रल जीएसटी। इसका ये मतलब मत समझिएगा कि 90% पर सिर्फ एसजीएसटी लगेगा तो दोनों एसजीएसटी और सीजीएसटी, लेकिन इनकी जो नोडल अथॉरिटी रहेगी जो इनसे डील करेगी, से रेड करेगी या इंस्पेक्शन करेगी, या ये कहाँ जाकर अपना जीएसटी जमा कराएंगे, दैट इज़ डिवाइडेड कि 90% ऐसे बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है वुड बी टेकन केयर बाय स्टेट जीएसटी ऑफिसर्स, और 10% ऐसे बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है वुड बी टेकन केयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसे आधे बिजनेसेस दैट इज़ 50% वुड बी ऑडिटेड, इंस्पेक्टेड, रेटेड बाय स्टेट जीएसटी ऑफिसर्स, एंड रेस्ट हाफ वुड बी टेकन केयर बाय सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर्स। ये सारे कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में देखे थे। एक टर्मिनोलॉजी बाकी थी, दैट इज़ नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी।
So we'll start with National Anti-Profiteering Authority. Now, what is the idea behind National Anti-Profiteering Authority? हमने देखा कि GST आने के बाद जो कि टैक्स ऑन टैक्स की समस्या थी वो बहुत हद तक दूर हुई है और अब व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने लगा है। क्योंकि पहले ये अमाउंट, ये राशि उन्हें नहीं मिलती थी, अब उन्हें ये राशि प्रोवाइड हो रही है। तो उम्मीद है कि ये इसका बेनिफिट भी एंड कंज्यूमर को पहुंचाएंगे और इतने अमाउंट से अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें कम कर देंगे। इस बात पर निगरानी रखने के लिए कि कहीं कोई बिज़नेस मुनाफाखोरी या एक्सेसिव प्रॉफिटिंग में तो इंडल्ज नहीं हो रहा और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अब इसे वापस मिल रहा है उसका फ़ायदा ये कंज्यूमर्स को पहुंचाए या पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए नवंबर 2019 तक एक कमिटी का गठन करा, एक अथॉरिटी का गठन करा गया सेंट्रल GST कानून के तहत। दिस अथॉरिटी वाज नोन एज नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी, जो कि निगरानी रखती है कि कोई मुनाफाखोरी में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इसका एम ये था कि 2 साल तक ये सिस्टम बना देगी, उसके बाद इसे वाइंड ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन जो रीसेंट न्यूज़ आई है कि नवंबर 2017 से नवंबर 2019 तक इसका कार्यकाल होना था। नाउ दिस हैज़ बीन इंक्रीज टू नवंबर 2021। तो 2021 तक तो ये अथॉरिटी हमारे साथ है। नाउ व्हाट आर इट्स फंक्शन? आई होप यू आर एबल टू सी ऑन योर स्क्रीन्स। यस, अगर ये इस चीज़ को पाती है कि कोई मुनाफाखोरी में इन्वॉल्व है, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बाद भी इसे VIP सूटकेस बनाने वाली कंपनी या सैमसोनाइट सूटकेस जो बनाते हैं, वो अपने सूटकेस की कीमतें कम नहीं कर रहे हैं, तो इस अथॉरिटी के पास अधिकार है कि इट कैन ऑर्डर टू रिड्यूस दी प्राइसेस। कि आपको पहले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा था, अब GST के बाद आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, मतलब आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम हुई है, तो आपको ये फ़ायदा अपने अंतिम कंज्यूमर तक पहुंचाना पड़ेगा और अपनी कीमतों को आप कम करिए। या अगर उस कंपनी ने ज़्यादा कीमतें लगाई हैं तो आदेश भी दे सकती है नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी टू रिफंड बैक द मनी। इट कैन ऑल्सो लेवी फाइन्स on such companies, and it can deposit the money taking it from such companies in consumer welfare fund. So these are the functions available with National Anti-Profiteering Authority. If any company is not happy with the orders of National Anti-Profiteering Authority, जैसे एक एग्जाम्पल है सैमसोनाइट और MR-MGF, दीज आर टू प्रोमिनेंट। सैमसोनाइट तो सूटकेस बनाती है, यू माइट बी अवेयर। MR-MGF एक रियल एस्टेट कंपनी है। दोनों के खिलाफ नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी ने निर्णय दिए थे। इन दोनों निर्णयों को चैलेंज कर दिया इन रिस्पेक्टिव कंपनीज़ ने हाई कोर्ट्स में। तो अगर इनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील करनी है तो यू मे गो टू हाई कोर्ट्स। दिस वी हैव डिस्कस्ड, इट वाज टू सीज टू एग्जिस्ट 2 years after its formation, but now tenure is extended to November 2021. So this is about all the terms we have discussed till now. We are moving towards the next section in GST itself, its benefits and challenges. As it is question उठकर 4 ऑप्शन बनकर आ सकता है, which of the following is a benefit या is not a benefit of GST. It may be a mains question, maybe a 5 marker, maybe a 11 marker. What are the benefits and challenges of GST? तो मेंस का पार्ट भी एक यहीं पर पूरा कर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चैलेंजेस की, कि क्या चैलेंज है GST पे। सबसे पहला, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। अभी हमने बात करी, अब ये एक चैलेंज क्यों है? तो बात यह है कि नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी एक तरीके से समय समय पर आदेश देती है कि आपने प्राइसेस एक्सेसिव रखें, आप आपके प्राइसेस कम करिए। सच सॉर्ट ऑफ ऑर्डर्स आर नॉट वेरी कंडक्टिव फॉर फेयर फ्री मार्केट फंक्शनिंग। वी आर अ सॉर्ट ऑफ इकोनॉमी विच इज़ जनरली फ्री मार्केट। यहाँ पर कोई आदेश नहीं दे सकता किसी को कि आप
एप्पल इतने रुपए में बेची और आम इतने रुपए में ही बेची. इट इज़ अ फ्री मार्केट. लेकिन ये जो नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी का कंसेप्ट है, इट हैज़ डिस्टॉर्टेड दिस थिंग. सेकेंड थिंग इट हैज़ डन, इट हैज़ क्रिएटेड ह्यूज कोर्ट केसेस. क्योंकि अगर किसी भी कंपनी को इस अथॉरिटी से एडवर्सियल ऑर्डर मिलता है, मतलब ऐसा ऑर्डर जो उस कंपनी के खिलाफ हो, तो कंपनी तुरंत अगले ही दिन जाकर हाई कोर्ट में अपील करती है. इस कारण से केसेस की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है. जैसे आई वुड हैव अटैच वन स्नैपशॉट, यस, कि मैकडोनल्ड्स को भी नहीं छोड़ा नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी ने. उन पर भी फ़ाइन लगा दिया और प्राइसेस कम करने को बोला. दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट. ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है 22 अक्टूबर 2019 की. और हाई कोर्ट ने बोला हाँ मैकडोनल्ड्स आप एकदम सही हो, नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी के ऑर्डर को हम स्टे करते हैं. दूसरी समस्या जीएसटी. हम जीएसटी चैलेंजेस की बात कर रहे हैं. पहला देखा, नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी इज़ हिंडरिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ जीएसटी. दूसरा, इंटरनेट पेनिट्रेशन. जो भी जीएसटी के रिटर्न्स फाइल होते हैं वो ऑनलाइन फाइल होते हैं. यू हैव टू गो टू जीएसटी नेटवर्क, उनका जो पोर्टल है वहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है, अपना डेटा अपलोड करना है, रिटर्न फाइल करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह, वो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर अवेलेबल होगी. दिस हैज़ क्रिएटेड अ बिग प्रॉब्लम फॉर जनरली स्मॉल ट्रेडर्स. पहली बात तो स्मॉल ट्रेडर्स आर नॉट वेरी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली. एक छोटे से चाट कचौरी की दुकान वाले को भी आप देखेंगे आजकल वो भी बिल दे रहा है, उस पर जीएसटी लिखा रहता है. बट ही इज़ नॉट वेरी कम्पिटेंट इनफ टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स. और फिर हर महीने जीएसटी ऑनलाइन फाइल करना, टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ होना, इनपुट टैक्स क्रेडिट को मैच करना. दिस इज़ क्रिएटिंग अ बिग प्रॉब्लम स्पेशली फॉर स्मॉल ट्रेडर्स हु आर नॉट वेरी डिजिटल फ्रेंडली. और ख़ासकर भारत में जहाँ पर इंटरनेट पेनिट्रेशन इज़ बेयरली 34%. हियर आई हैव अटैच्ड अ ग्राफ. द ब्लू लाइन ग्राफ इज़ of India, that only 34% of the population is connected with a good internet access. अगर ऐसी स्थिति है, ऐसे में से इन डीप रूरल विलेजेस इफ़ यू आस्क अ ग्रोसरी शॉप ओनर टू फाइल जीएसटी रिटर्न एवरी मंथ, ही वोंट बी एबल टू डू. अगर उसे आप इंटरनेट भी प्रोवाइड कर देते हैं तो दूसरी समस्या आ जाती है कि उसको एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, जो कि शायद जितना का मुनाफा नहीं हो रहा उससे ज़्यादा अकाउंटेंट पर खर्चा आ जाएगा. तो दिस इज़ सेकेंड प्रॉब्लम विद द जीएसटी फंक्शनिंग. यहाँ पर आई हैव यूज्ड वन टर्म, डिजिटल डिवाइड. डिजिटल डिवाइड मतलब जो खाई है दो ग्रुप्स के बीच में है, जहाँ एक ग्रुप इंटरनेट और टेक्नोलॉजी डिजिटल रिवॉल्यूशन से अच्छी तरह वाकिफ़ है और दूसरा ग्रुप जो इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है, उनके लिए आज भी लाल बटन से फ़ोन बंद होता है और हरे बटन से फ़ोन रिसीव होता है. दिस इज़ अ डिजिटल डिवाइड. तीसरी, कंपोजिशन स्कीम. तो पहले वी विल स्टडी अ बिट अबाउट कंपोजिशन स्कीम एंड देन मूव फॉरवर्ड. अब ये कंपोजिशन स्कीम क्या है? ये जो छोटे व्यापारी हैं विच वर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू फाइल जीएसटी रिटर्न एवरी मंथ, मेनली इन्हें टारगेट करके कंपोजिशन स्कीम लॉन्च की गई है. कंपोजिशन स्कीम कहती है कि जिन भी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडर्स जो गुड्स में डील करते हैं उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, उन्हें हर महीने रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है. दे नीड टू फाइल रिटर्न एवरी क्वार्टर ओनली, मतलब हर तिमाही में, हर 3 महीने में एक बार दे नीड टू फाइल रिटर्न. अब इस पर उन्हें टैक्स कितना पे करना है? अगेन यहाँ पर फिर जीएसटी के स्लैब लागू नहीं होंगे. अगर आपने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करा है तो आपको फ्लैट 1% का टैक्स देना है, मतलब आधा % सीजीएसटी में जाएगा और आधा % एसजीएसटी में जाएगा. तो फ्लैट 1% का टैक्स यू हैव टू पे. This has eased a lot of traders who are dealing with small turnover of less than 1.5 crores. I think everything is mentioned. हम यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, then we'll move forward. The composition scheme is an alternative method of tax levy under GST designed to simplify compliance and reduce compliance cost for small टैक्स पेयर्स. कंप्लायंस कॉस्ट मतलब कानून का पालन करने में जो खर्चा आता है, जैसे जीएसटी का पालन करने में जो अकाउंटेंट को खर्चा आता है. तो जब आप हर महीने की बजाय 3 महीने में एक बार जीएसटी भरने का बोल रहे हैं तो कंप्लायंस, कानून का पालन करने की जो कीमत है वो कम होती है.
The main feature of this scheme is that the business or person who has opted to pay tax under this scheme can pay tax as a flat percentage of turnover. जो भी उसका टर्नओवर है, मान लो 1,40,40,00,000, तो उसका मात्र उसे 1% टैक्स चुकाना होगा. और कैसे? हर महीने नहीं. दिस विल बी कैलकुलेटेड एवरी क्वार्टर इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्सेस नॉर्मल रेट एवरी मंथ. जो कि नॉर्मल स्लैब्स हैं वो इस पर लागू नहीं होंगे. दिस आई हैव डिस्कस्ड कि जो टैक्सेबल टर्नओवर की लिमिट है वो 1.5 करोड़ है. सर्विस प्रोवाइडर्स जो अगर गुड्स में ट्रेड कर रहे हैं तो उनके लिए 1.5 करोड़ है. लेकिन अगर कोई सर्विसेज के बिजनेस में है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनका टर्नओवर 50 लाख से कम है, वो भी स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं. तो सर्विसेज के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख और गुड्स में ट्रेड के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 1.5 करोड़ रुपए. लेकिन कुछ बिजनेसेस आइडेंटिफाई करे हैं सरकार ने, उसमें आपका टर्नओवर चाहे जो हो 2 रुपये या 2,000 करोड़, आप कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते. दीज हैव बीन मेंशन आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको एंड ई कॉमर्स प्लेयर लाइक आर अमेजन, फ्लिपकार्ट. नेक्स्ट, एप्लीकेबल रेट इज़ 1%, आधा % CGST, आधा % SGST. और जो रेस्टोरेंट्स अल्कोहल सर्व नहीं करते हैं उनके लिए 5%, जो दूसरे सर्विस से डील कर रहे हैं उनके लिए 6%. मतलब एक जो फ्लैट रेट है नॉर्मल गुड्स में ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स के लिए 1%, रेस्टोरेंट्स सर्विंग नॉट सर्विंग अल्कोहल 5% एंड ऑल अदर सर्विस प्रोवाइडर 6%. एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड, जो GST कंपोजिशन स्कीम में व्यापारी आएगा, वो जो भी चीज़ बेच रहा है वो खरीदने वाले से वी विल टेक वन एग्जांपल ऑफ इंदौर से. वी हैव गुजरात स्वीट्स इन इंदौर. सो गुजरात स्वीट्स पे अगर आप जाएंगे टावर चौराहे पर, तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है अंडर कंपोजिशन स्कीम, कि वो कंपोजिशन स्कीम में आता है. इसका मतलब ये सारे फीचर्स उस पर एप्लीकेबल होते हैं. प्लस वो ग्राहक से GST नहीं ले सकता. वो जो भी GST पे करेगा वो खुद की जेब से GST पे करेगा. लेकिन जो कंपोजिशन स्कीम से बाहर हैं, जैसे ओला से, रिलायंस से, बिग इंस्टीट्यूट्स, इन सबको अधिकार है कि ग्राहक से GST लेकर इसे जमा कराएंगे GST ऑफिस में. लेकिन जो कंपोजिशन स्कीम में आएगा वो ग्राहक से GST नहीं ले सकता. फाइन. लेकिन फिर हम यहाँ पर वैसे बात कर रहे हैं चैलेंजेस. तो यहाँ कंपोजिशन स्कीम में यू विल से कि सब कुछ अच्छा तो है. इसमें चैलेंज क्या? इसमें चैलेंज है कि जो भी कंपोजिशन स्कीम में व्यापारी आएगा वो कभी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता. मान लीजिए गुजरात स्वीट्स ने कढ़ाई बुलवाई भजिए तलने के लिए. इस कढ़ाई पर उसने मान लीजिए GST पे करा है. अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट गुजरात स्वीट्स क्लेम नहीं कर सकता. ना ही गुजरात स्वीट्स, जो कि अगर कंपोजिशन स्कीम में है, तो कैन ऑप्ट फॉर इंटरस्टेट ट्रेड, इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स. दीज आर सम चैलेंजेस इन कंपोजिशन स्कीम. तो तीसरा पॉइंट हमने देखा कंपोजिशन स्कीम के चैलेंज का. तीसरा पॉइंट हमने देखा GST के चैलेंज का, दैट इज़ रिलेटेड टू कंपोजिशन स्कीम. चौथा पॉइंट जो कि चैलेंज है GST के लिए, वी हैव डिस्कस्ड इन अ लॉट डिटेल कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST टिल नाउ. इस कारणवश हमने देखा कि 100 रुपये का जब पेट्रोल भरा रहे हैं हम, तो उस पर 70 रुपये तो हम टैक्स ही पे कर रहे हैं. कैसे? पहले उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो भी 3 प्रकार की. फिर उस पर स्टेट वैट लगाता है. तो शायद जो 19 रुपये का पेट्रोल है पर लीटर, वो हमें लगभग 80 रुपये पर लीटर में मिलता है. ये मल्टीपल टैक्सेशंस ख़त्म हो जाएंगे अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स GST के दायरे में आ जाए. और चूँकि एक बहुत प्रमुख दैनिक उपयोग की चीज़ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये एक GST का अधूरापन दर्शा रहा है कि उसने इतनी महत्वपूर्ण चीज़ को अभी तक अपने दायरे में समेटने में नाकामी फील करी है. लैक ऑफ रोबस्टनेस ऑफ GST नेटवर्क. कई बार यू विल सी इन न्यूज़ कि GST नेटवर्क के सर्वर्स डाउन हो जाते हैं. ट्रेडर्स फील फ्रस्ट्रेटेड कि ये तो
चल ही नहीं रहा, कैसे रिटर्न फाइल करें, लास्ट डेट आ गई है, दे मे हैव टू पे पेनल्टीज। अगला जीएसटी का चैलेंज है कंपनसेशन। हमने बात करी है इसके बारे में। व्हाट इज कंपनसेशन सेस? रिमेंबर कि जब हमने जीएसटी के हिस्ट्री पे बात करी थी, वी हैव टॉक्ड कि कुछ राज्य वर नॉट एग्रीइंग टू कम अंडर जीएसटी बिकॉज दे वर फियरफुल कि हमारे इतने सारे टैक्सेस ख़त्म होके एक टैक्स एस जीएसटी रह जाएगा, तो हो सकता है कि हमारे रेवेन्यू में गिरावट महसूस हो, और अगर हमारे रेवेन्यू गिरेंगे तो हम अपने खर्चे कैसे चलाएंगे। इन दैट केस सेंटर कम टू द रेस्क्यू एंड सेंटर सेज कि 2015-16 को बेस ईयर मानो, और इस साल में जो आपके रेवेन्यू हैं, मान लीजिए 100 रुपये रेवेन्यू है, अब आपके अगले किसी साल में भी जीएसटी आने तक 2022 तक अगर आपके रेवेन्यू 14%, 14% की दर से कम से बढ़ते हैं, तो जो शॉर्टफॉल हुआ है उसका पेमेंट हम आपको कंपनसेशन के तौर पे करेंगे। मान लीजिए मध्य प्रदेश के रेवेन्यू 2015-16 में 100 रुपये थे, जीएसटी आने के बाद से इस साल 2019-20 में रेवेन्यू जो आए वो आए मान लीजिए कि 110 रुपये। सेंटर ने बोला था कि 14% पर ईयर में बढ़ोतरी होगी, तो 4 रुपये से शॉर्टफॉल हो गया, तो ये 4 रुपये का कंपनसेशन वुड बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एग्रीमेंट हुआ है जीएसटी के तहत। लेकिन रिसेंटली एक बड़ा इश्यू देखने में आया है। 7 राज्य ने एक एप्लीकेशन, एक रिजोल्यूशन पास करा है कि ये सेंटर हमारे जीएसटी कंपनसेशन का पैसा नहीं दे रहा है। 2 महीने हो गए, हर 2 महीने में कंपनसेशन का पैसा सेंटर की जिम्मेदारी है कि वो राज्यों को प्रोवाइड करें। लेकिन कई सारे डीले के बाद सेंटर ने वो पैसा नहीं दिया, तो ये 7 राज्य बड़े तकलीफ़ में आ गए कि हमारा हक बनता है कंपनसेशन सेस लेने का, और उनका कहना था कि अगर ये नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो सेंटर ऐसा क्यों कर रहा था? बात थी कि जो कंपनसेशन सेस सेंटर या जीएसटी प्रोडक्ट्स पर कलेक्ट होता है, जैसे हमने देखा है लग्जरी व्हीकल्स, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स पे लगभग 22%, टोबैको प्रोडक्ट्स पर कंपनसेशन सेस कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर इसे बाद में राज्यों को अपने कैलकुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो व्हाट हैपेंड, सेंटर इतना कंपनसेशन सेस ही कलेक्ट नहीं कर पाया। यहाँ पर आई हैव गिवन फिगर्स कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टारगेट था लगभग 1 लाख करोड़ का कंपनसेशन सेस कलेक्ट करने का, जो कलेक्ट हुआ वो था मात्र 65,000 करोड़। तो सेंटर यहाँ पर एक चीज़ मात खा गया। दूसरी कि चलो खुद के ख़जाने में से निकाल कर दे दें राज्यों को कंपनसेशन सेस, क्योंकि प्रॉमिस तो करा है कि हम कंपनसेट करेंगे। लेकिन वहाँ पर भी बड़ी समस्या हो गई कि सरकार ने टारगेट बनाया था कि लगभग 6.5 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्ट होगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्ट होगा फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन जो कलेक्शन हुआ पहले 8 महीनों में वो मात्र 50% ही हुआ टारगेट के। मतलब लगभग 3.5-4 लाख करोड़ ही सेंटर कलेक्ट कर पाया। तो उसके खुद के ही जीएसटी के पैसे नहीं आए, तो फिर राज्यों को कहाँ से देगा। लेकिन फाइनली व्हाट हैज़ हैपेंड कि सेंटर हैज़ रिलीज द ग्रांट फॉर स्टेट्स रिसेंटली इन अप्रैल, बट नाउ स्टेट्स आर बिकमिंग थोड़ी चिंता में आ रहे हैं कि ये कंपनसेशन सेस का पैसा हमें समय से नहीं मिल पा रहा है। 7वीं समस्या जीएसटी में कि बहुत सारे स्लैब्स हैं, जैसे 0%, 3%, 5%, 12%, 18% और 28%. So many slabs under GST create a complexity in functioning of GST. If you compare it with other countries, say Malaysia, Australia, they are running a single slab of GST, barely about 6%. But in India, there are too many slabs under GST. Next is benefits of GST.